हेलो शिवम, चारो आई एम ऑडिबल। तो नाउ गाइस की लास्ट क्लास में हम लोगों ने फिनिश करा था अपना टॉपिक एंड वीपीसी सबनेट वन और सबनेट। सो अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, हाउ टू क्रिएट मल्टी जोन इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आपको कोई टास्क मिलता है, क्रिएट अ मल्टी जोन इंफ्रास्ट्रक्चर, तो कैसे क्रिएट करोगे? मंजू, मंजूनाथ, आप बताओगे? मंजू, सो हमारा वीपीसी हो चुका है। EC2 हमने करा था। अगर मैं आपसे कहता हूँ हाउ टू क्रिएट मल्टी जोन इंफ्रास्ट्रक्चर, तो कैसे आप क्रिएट करोगे? या मल्टी जोन इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे बनाना है। या हाँ हाँ, बताइए, मल्टी जोन इंफ्रा बनाना है तो कैसे बनाएंगे? आई एम नॉट आस्किंग रीजन, आई एम आस्किंग जोन। ठीक है, देन तो गाइस देखिए, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। मैं आप लोगों को ना एक चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक अब आपके स्टार्ट होंगे। चारो, एनी आइडिया हाउ टू क्रिएट अ मल्टी जोन इंफ्रास्ट्रक्चर? आज का टास्क हमारा यही है। चारों, एनी आइडिया? शिवम, क्या देखिए, अगर आप लोगों के माइंड में ये आंसर आ रहा है कि हम लोगों ने एक बीपीसी बनाया, उस बीपीसी को दो जोन बना दिए, जोन ए एंड जोन बी, गॉट इट। और एक मशीन को आपने इस सर्वर के इस जोन में लगा दिया और एक को इसमें लगा दिया, तो ये मल्टी जोन इंफ्रा बन गया। क्या यही आपके माइंड में आ रहा है? एवरीवन प्लीज रिप्लाई। चारू, शिवम, मंजू, क्या यही सिनेरियोज आपके माइंड में आ रहा है कि हम लोगों ने एक वीपीसी बनाया फर्स्ट, और वीपीसी बनाने के बाद हम लोगों ने क्या करा, एक अलग अलग जोन्स बनाए उन वीपीसी के अंदर, और जोन बनाने के बाद नाउ शेयर कि हम लोगों ने वहां पे सर्वर्स बना दिए। सो क्या स्टेप्स का इंफ्रा आ रहा है आपके माइंड में? रिप्लाई गाइस, फास्ट रिप्लाई करो यार। यही बताया था। तो अगर आप लोगों के माइंड में यही आ रहा है तो आप लोग गलत हो। यस, तो ये आप लोग गलत हो। जब भी मल्टी जोन इंफ्रा की बात होती है ना, इंफ्रा का मतलब है कि मैंने दो वेब सर्वर बनाए, W1 और W2। नाउ मेरा इंटरनेट से ट्रैफिक आ रहा है, तो आप क्या करते हैं, सिस्टम का आईपी लिया और डेटा ट्रांसफर करा। नाउ आपका जो डेटा है वो पर्टिकुलर आपके इंटरनेट पे चले जाएगा, जिस भी आईपी को आप यूज करोगे। अब इन केस ये सर्वर आपका क्रैश हो जाए, तो क्या आपका डेटा यहाँ पे मूव होगा लिंक? तो ये आपका मल्टी जोन इंफ्रा नहीं है, मैंने आपको मल्टी जोन वीपीसी बनाया है। मल्टी जोन इंफ्रा आज बताऊंगा। नाउ वी आर यूजिंग अ लोड बैलेंसर, कि अगर मेरा कोई भी सर्वर क्रैश होता है तो मेरा लोड ऑटोमेटिकली दूसरी तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, उसको बोलते हैं मल्टी जोन इंफ्रा। क्लियर एवरीवन? तो मल्टी जोन इंफ्रा का कॉन्सेप्ट क्या है कि देखिए, अभी तक प्रॉब्लम्स क्या थी, अब हम प्रॉब्लम्स लेके आएंगे। प्रॉब्लम्स ये थी कि हम लोगों ने सबसे पहले लैब करी थी डिप्लॉय वेबसाइट इन लिनक्स और विंडोज सर्वर। आप लोगों ने उसके अंदर क्या करा था, नाउ गाइस यू कैन एग्जीक्यूट, यू कैन क्रिएट अ वन सर्वर एंड डिप्लॉय द वेबसाइट, और आपने उस सिस्टम पर, पर्टिकुलर सिस्टम पे वेबसाइट डिप्लॉय कर दी थी।
नाउ जो भी सर्वर का आईपी होता था लाइक 1.1.1.1, नाउ आप क्या करते थे, नाउ दिस रिक्वेस्ट गो टू इंटरनेट, आपकी पर्टिकुलर रिक्वेस्ट इंटरनेट पे मूव होती थी। अब लाइक एंड यूजर, यहां पर कोई भी पर्टिकुलर यूजर लाइक यू एंड मी, हम लोग अपने सिस्टम पर हैं, वी ऑल्सो कनेक्टेड विद इंटरनेट। आपने क्या करा, ब्राउजर पे आए, ब्राउजर पे आके आपने क्या करा, 1.1.1.1 करा, और जो भी आपकी वेबसाइट होती थी वो वेबसाइट आपको एक्सेस हो जाती थी। यस और नो, यही प्रोसेस था ओवर द इंटरनेट। अब प्रॉब्लम से यहां पर है कि अगर आपने यहां पे एक जोन ए के अंदर बना दिया और दूसरा सर्वर आपने एग्जीक्यूट कर दिया, सपोज करिए जोन बी के अंदर, दूसरा सर्वर आपने जोन बी, तो जोन बी के सर्वर पर भी अगर आपको वेबसाइट एक्सेस करनी है तो आप जोन बी के सर्वर का आईपी लेके एक्सेस करते थे। तो इट्स अ इंडिविजुअली रिक्वेस्ट, ये तो सिंगल रिक्वेस्ट ही आ रही है ना। इस सिनेरियो में प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि इन केस कि अगर आपका सर्वर 1 गोज डाउन तो आपकी रिक्वेस्ट दूसरे सर्वर पे जाएगी नहीं, क्योंकि आप मेरा नंबर भी डायल कर रहे हो, मैं नहीं हूं तो फिर आप कपिल का नंबर डायल कर रहे हो, दैट मीन्स कि हम दो नंबर यूज कर रहे हैं। बट मेरा यह है कि मैंने एक बार कॉल करा है, वही कॉल इंटरनली क्या हो जाए, ट्रांसफर हो जाए, जैसा आपका आईबीआर में होता है, जैसे हम कॉल ट्रांसफर करते हैं कि सामने वाले ने एक टोल फ्री नंबर पे कॉल करा, अब इंटरनली हम जहां मर्जी उस लाइन को ट्रांसफर कर सकते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम्स क्या है एक और, कि नाउ की दिस सर्वर कैपेसिटी इज 1 लाख रिक्वेस्ट, ये सर्वर 1 लाख रिक्वेस्ट को मैनेज कर सकता है, बट यहां से जो हिट आ रहा है वो मोर देन 2 लाख आ गया। पॉसिबल है? तो अगर आपने इस टाइप का इंफ्रा बना रखा है, 2 लाख रिक्वेस्ट आगे तो भी क्या होगा, ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो अब इस इंफ्रास्ट्रक्चर का सॉल्यूशन क्या निकाला हम लोगों ने, कि नाउ वी आर यूजिंग अ लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर का मतलब है कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या करा, वी हैव क्रिएट अ 2 सर्वर्स और मोर देन 2 सर्वर्स, वट एवर जितने भी सर्वर्स आपको लगाने, हम लोगों ने यहाँ पे सर्वर्स क्रिएट करे। दिस सर्वर लाइक वेब 1, वेब 2 एंड वेब 3, हमने 3 सर्वर्स लिए। तो नाउ आई एम जस्ट गो टू द क्लाउड पोर्टल एंड क्रिएट अ सर्वर। सबसे पहले मैं सर्वर ही क्रिएट कर रहा हूँ, 1 बाय 1 डायग्राम भी एक्सप्लेन करता चलूंगा और आपको एग्जीक्यूट भी। नाउ इंस्टेंसेस पे गए एंड लॉन्च इंस्टेंस, बट मेरी एक कंडीशन है कि मुझे मल्टी जोन इंफ्रा बनाना है। Got it? So now we have execute a server in multi-zone. I'm just click on here. Give the name is web1 in ZONE zone A. आपने हम जैसे 3 जोन बनाया तो हम एक से जोन भी बना सकते हैं, तीनों जोन बना सकते हैं। 3 जोन ही, थर्ड वाला पेमेंट वाला होगा। जोन हम नहीं बनाते ना, जोन तो AWS ने बना के दिया है। आई एम यूजिंग लिनक्स and instance type t2.micro. We have create a key pair. मैं लिनक्स करा रहा हूँ, आप सिर्फ विंडोज के लगा लेना घर पे जाके। आपको टास्क दूंगा ना दोनों पे कराने के लिए, कुछ चीज अलग आपको भी दूंगा। अगर जब तक टफ नहीं करूंगा तो मजा नहीं आएगा ना पढ़ाने में। जॉन ए इनेबल ऑलरेडी क्रिएट है, मैं वो यूज कर रहा हूँ। आप मल्टी जोन बीपीसी क्रिएट करो। अभी टास्क दूंगा ना आपको घर के लिए, ये तो मैं करा रहा हूँ, आप लोगों को अलग से टास्क दूंगा, आप कुछ अलग हटके। तो क्रिएट लाइक LB-SG लोड बैलेंसर सिक्योरिटी ग्रुप्स। फिलहाल मैं ऑल ट्रैफिक कर रहा हूँ एंड नाउ ऑल ट्रैफिक एंड गिव द स्पेस 15 GB। आप लोगों को लिनक्स पर वेबसाइट डिप्लॉय करनी आती है, नॉर्मली आपको 2 सर्वर्स बनाने हैं अलग अलग जोन पर, उन पे वेबसाइट एग्जीक्यूट करनी है। चॉइस इज योर, चाहे आप विंडोज बनाओ, लिनक्स बनाओ, कोई भी सर्वर बना सकते हो, आपकी मर्जी है। तो दिस इज अ वेब 1। same as I'm execute in web 2. Again click on launch instance
WEB Web 2 in ZONE Zone B। यार क्या हो रहा है, स्पेलिंग मिस्टेक क्यों हो रही है इतनी। AWS एंड नाउ क्लिक ऑन एनी ऑपरेटिंग सिस्टम्स आप ले सकते हैं। TT.micro, select the same keyword and edit using a default VPC choices here. You can use a custom or default। मैं आपको दोनों बता चुका हूं। अगर आपकी मर्जी है कि आप अपनी प्रैक्टिस किसी पे भी करिए, बट मैं चाहूंगा कि आप अपनी प्रैक्टिस एटलीस्ट कस्टम पे करें। So now guys, I'm executed 2 servers and एक जोन ए में है, एक जोन बी में। नाउ हम डिप्लॉय द वेबसाइट। अब मैं इनके ऊपर वेबसाइट डिप्लॉय कर रहा हूँ। तो नाउ सिंपली आई एम जस्ट लॉग इन विद 1 by 1 क्लिक देन कनेक्ट, क्योंकि सबसे पहले आपको वेब सर्वर्स रेडी करने हैं अपने। कॉपी, क्लिक ऑन हेयर, कमांड प्रॉम्प्ट, डाउनलोड्स, इनिशियलाइजिंग स्टेट में है क्या अभी। रनिंग आ गया। क्या बात। ऑल ट्रैफिक तो करा है मैंने इसके अंदर, फिर क्यों नहीं एक्सेस हो रहा है। ऑल ट्रैफिक तो करा, बट एनीवेयर करना भूल गया था मैं। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना। एडिट, क्लियर। पीछे वाले करना पड़ेगा ना, एक ऐड मिनट। रूल में तो नहीं नहीं, 4 और 6। रूल योर सोर्स अलाउड IP4। क्या बात है, आज तो मजे आ रहे हैं। IPv4 पे मैं एक्सेस IPv6 पर ही कर रहा हूँ ना, इसमें। अगर ये अभी एक्सेस नहीं हो रहा है ना, तो प्रॉब्लम पता है क्या निकलेगी, आपके VPC की प्रॉब्लम निकलेगी। अगर गाइस आपका सिक्योरिटी ग्रुप सही है और फिर भी अगर आपकी मशीन एक्सेस नहीं हो रही है, तो पक्का VPC के अंदर खेला करा हुआ है इन्होंने। मैं बनाऊंगा नहीं, मैं इसको ट्रबल शूट करूंगा। नया बनाना सॉल्यूशन नहीं है। तो देखते हैं प्रॉब्लम्स क्या है। कि VPC की कंडीशन है कि पहले VPC होना चाहिए, दूसरा सबनेट होना चाहिए उसका। सबनेट्स भी यहां पर अवेलेबल है। तीसरा रूल है कि उसके रूट टेबल्स होनी चाहिए और रूट टेबल्स के अंदर सबनेट्स ऐड होने चाहिए। तो यहां पर देखिए, आपके पास आ रहा हूं सबनेट एसोसिएशन, यहां पे सबनेट ही ऐड नहीं है, यानी कि डिफॉल्ट VPC की रूट टेबल से सबनेट्स रिमूव है, उसको एग्जिट पॉइंट। दूसरा गेटवे, इंटरनेट गेटवे का वो एरर दे रहा है यहां पर, यानी कि डिफॉल्ट VPC का इंटरनेट गेटवे भी नहीं बना हुआ है, यहां पे सारे गेटवे उड़ा दिए हैं। तो नाउ द क्रिएट default IG then attached with VPC via default VPC। तो गाइस ये चीज ध्यान रखना, ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं जो सबसे ज्यादा मुझे सुनने को मिलती है, खासकर जिसका अकाउंट कर रहा हूं उसी से। ये छोटी छोटी गलतियां मैं ना उससे चाहता नहीं हूं कि ये गलतियां हो।
आप लोग क्या होता है, अगर ये एक्सेस नहीं होता तो आप मुझे कॉल पे कॉल कर रहे होते और मैं कहता बीपीसी चेक करो, वीपीसी चेक करो। सो गाइस नाउ यू कैन सी कि अब ये मशीन एक्सेस हो जाएगी। क्लियर द पॉइंट? प्रॉब्लम्स क्या निकली एवरीवन? तो गाइस अगर आपकी मशीन एक्सेस नहीं होती है तो प्रॉब्लम नंबर 1 या तो सिक्योरिटी ग्रुप, द पॉइंट नंबर 2 इज अ वीपीसी, और ये दोनों परफेक्ट है तो पॉइंट नंबर 3 की जिस जगह आप एक्सेस कर रहे हो ऑन प्रीमाइस में वहां पर तो प्रोटोकॉल्स वगैरह ब्लॉक नहीं है। क्लियर शिवम, चारू, मंजू, इज इट क्लियर? चलिए गाइस तो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने 2 सर्वर्स बनाए हैं। नाउ sudo sudo yum instll install httpd space -y कमांड नंबर 1। सबसे पहले वेब सर्वर सब इंस्टॉल करिए मैंने, देन vim index.html। उसके बाद मैं एक वेब पेज क्रिएट कर रहा हूं जिसके अंदर मैं कोड लिखूंगा। I for insert WELCOME welcome to my INDI India web SERVR server 1 escape colon WQ। उसके बाद now sudo mv मूव कर रहा हूं फाइल को index.html वाले को in /var www and html location, then sys tem system ctl enable enable httpd sys tem ctl enable लग गया था HTTP httpd कर तो दिया था। ऊपर एफ लग गया ना enable एफ। अरे यहाँ तो नई कमांड डाल रहा हूँ ना। ओके ये सूडो नहीं लगाया मैंने इसके आगे, sudo sudo system ctl httpd and start। तो गाइस ये सर्वर नंबर 1 है जो मैंने एग्जीक्यूट करा है यहाँ पर। अब मैं दोबारा से बेस मशीन पे आ गया हूँ अपने, एंड नाउ आई एम एक्सेस इन सर्वर 2। सेकंड सर्वर पे वेबसाइट एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। सो अगेन सिलेक्ट दिस, देन कनेक्ट, देन कॉपी सीडी। डाउनलोड्स में मैं ऑलरेडी हूँ। यस sudo yum instll install httpd। तो sudo मैं इसलिए लगा रहा हूँ डायरेक्टली कमांड्स के आगे क्योंकि मैं नॉर्मल यूजर से काम कर रहा हूँ। अगर मैं हैश पे होता तो मैं sudo नहीं लगाता। तो वाई, क्योंकि लास्ट में मैंने वाई नहीं लगाया इसलिए कंफर्मेशन पूछ रहा है कि आप इंस्टॉल करना चाहते हो नहीं। vim index index.html नाम क्रिएट वन फाइल, and I for insert WELCOME welcome to INDI India web SERVR server 2। तो एक सर्वर 1 है, एक सर्वर 2 है। escape colon WQ फाइल को सेव कर दिया, देन sudo mv move var www फाइल नेम इज index.html var www and html लोकेशन पे फाइल को मूव करा दिया, एंड देन sudo sys tem system ctl enable httpd and start। तो गाइस यहाँ पे मैंने 2 सर्वर्स बनाए हैं। यू कैन सी कि आप दोनों सर्वर्स की वेबसाइट्स को चेक कर सकते हैं। तो दिस इज अ सर्वर 2, कॉपी एंड देन पेस्ट। तो यहाँ पे जो ओपन होके आएगा वो क्या आता है, एंड इंस्टेंसेस में गए एंड सर्वर 1 कॉपी एंड पेस्ट। तो देखिए यहाँ पर अभी क्या है कि हमने मल्टी जोन सर्वर्स तो बनाए हैं, लेकिन हमारी जो रिक्वेस्ट है वो 2 यूआरएल पे जा रही है। दिस इज अ सर्वर 2 एंड दिस इज अ सर्वर 1। सो इट्स नॉट अ मल्टी जोन, ये सिंगल जोन ही है। अब मैं इनको जब मर्ज कर दूंगा तब मल्टी जोन आएगा। तो सबसे पहली स्टेज कि मैंने सर्वर्स बनाए। क्लियर? अब सर्वर्स के बाद
हम लोगों को बनाना है सेकंड नंबर पे एक टारगेट ग्रुप। अब हमें बनाना है क्या? टारगेट ग्रुप। तो टारगेट ग्रुप क्या है? टारगेट ग्रुप इज अ कलेक्शन ऑफ सर्वर्स, यानी कि टारगेट ग्रुप का मतलब है जहां पर भी हमारे सर्वर्स होते हैं उसको हम बोलते हैं बैकएंड। गॉट इट? तो टारगेट ग्रुप द अदर नेम, इसको हम बोलेंगे बैकएंड पूल। बैकएंड पूल का मतलब है जिस जगह मेरे सर्वर्स रहेंगे। नाउ यू कैन क्रिएट अ टारगेट ग्रुप और ऐड सर्वर। जो भी आप सर्वर्स बनाएंगे आप उनको कहां पर ऐड कर दें? टारगेट ग्रुप के अंदर आप अपने सर्वर्स को ऐड करोगे। तो क्रिएट टारगेट ग्रुप एंड देन ऐड सर्वर्स। क्योंकि सिंपल सा है कि हम लोगों के 4 मोबाइल नंबर्स हैं, तो मुझे 4 मैसेज भेजने पड़ेंगे। अगर मैं आप चारों को ये एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर दूं, अब मैं एक मैसेज भेजूंगा तो उनमें से जो भी पहले होगा, वो मैंने बोला वॉइस क्लियर है, तो आप में से कोई भी रिप्लाई जिसके पास मेरी रिक्वेस्ट जाएगी वो उसको रिजॉल्व कर देगा। सो नाउ कि ऐड सर्वर, जो भी आप बनाएंगे उन सर्वर्स को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। सो द ऐड SERVR सर्वर्स इन टारगेट ग्रुप। क्लियर द पॉइंट एवरीवन? So first create the servers, second create target group and add servers. So how to create target group and add servers? एक चीज ध्यान रखना कि जब भी आप टारगेट ग्रुप सर्वर्स बनाएंगे, so now you can just come to here and यहीं पर ही आपके पास ऑप्शंस आ रहा है लोड बैलेंसर के अंदर टारगेट ग्रुप। एंड नाउ द क्रिएट टारगेट ग्रुप। अब इंस्टेंसेस में ले रहा हूं, देन नेम ऑफ टारगेट लाइक माई BACKE बैक एंड SERVR सर्वर TG, वट जो भी आप नाम देना चाहते हैं दे सकते हैं। लाइक विच प्रोटोकॉल्स के टारगेट ग्रुप में जो प्रोटोकॉल्स यानी कि सर्वर्स की रिक्वेस्ट आए वो किस प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर के आए, तो HTTP एंड 80 एंड IPv4, और जो VPC हम यूज कर रहे हैं वी आर यूजिंग अ डिफॉल्ट VPC। एंड नाउ नेक्स्ट दिस इज अ सर्वर, मैं अभी सर्वर ऐड नहीं कर रहा हूं। नाउ आई एम जस्ट क्रिएट टारगेट ग्रुप। नाउ कि जब आपका टारगेट ग्रुप क्रिएट हो जाएगा, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप टारगेट ग्रुप बनाएं तब सर्वर क्रिएट मत ऐड मत करना। ऑलवेज आपको आना चाहिए कि हो सकता है कि आपके पास इंडस्ट्रीज में टारगेट ग्रुप बना हुआ मिले, तो एग्जिस्टिंग टारगेट ग्रुप से सर्वर्स रिमूव करने हैं, ऐड करने हैं, क्योंकि सर्वर फेल्ड हो गया तो उनको रिमूव करना पड़ेगा, नए सर्वर्स बना के आपको क्या करने पड़ेंगे? ऐड करने पड़ेंगे। सो दिस इज योर टारगेट ग्रुप। अगर आपको सर्वर्स ऐड या रिमूव करने हैं तो क्लिक ऑन टारगेट ग्रुप एंड ऑप्शन आता है रजिस्टर्ड टारगेट, देन सिलेक्ट द सर्वर एंड उसके बाद इंक्लूड एज पेंडिंग बिलो एंड देन रजिस्टर्ड। अब जाके आपके जो सर्वर्स हैं वो कहां पर रजिस्टर्ड हुए? टारगेट ग्रुप के अंदर। अब सर इसमें क्या होगा, मान लो सर्वर 1 पे जो मेरा डेटा मैंने कॉपी करा या अपग्रेड करा, वो सेम सर्वर 2 पे दिख रहा है? नहीं, डेटा शेयरिंग नहीं कर रहा है। मैंने अलग अलग वेबसाइट्स बनाई हैं अभी। अगर कॉमन वेबसाइट होगी तो आपको पता नहीं लगेगा कि आपकी रिक्वेस्ट सर्वर 1 से आ रही है, सर्वर 2 से भी आ रही है। एक ही वेबसाइट यूज कर रहे हैं ना, वो तो हम लोड बैलेंस कर रहे हैं। अभी पता लग जाएगा तुम्हें मैंने क्यों अलग अलग URL दिए हैं, क्यों अलग अलग वेबसाइट बनाई है। दोनों पे अगर मैं सेम ले देता तो आपको पता कैसे लगता किस सर्वर से रिक्वेस्ट आ रही है। तो लोड बैलेंसर का फंक्शन दिखाने के लिए मैंने अलग अलग वेबसाइट डाली है। रियल टाइम में सेम ही होगी, आपको नहीं पता ना, आप गूगल यूज कर रहे हो, बैकएंड में कौन सा सर्वर फेल्ड हो रहा है, तो लोड बैलेंसर अपने आप ट्रांसफर कर रहा है, क्योंकि सेम ही वेबसाइट सारी जगह। मैं भी अगर सेम डाल दूंगा तो आप भी एक्सेस कर रहे हो, आपको भी वही ओपन हो रहा है, मुझे भी है, तो मुझे क्या पता मेरी रिक्वेस्ट 1 पे आ रही है या आपकी 2 पर आ रही है। इसलिए मैंने अलग अलग है। तो अब URL एक होगा, कुछ की रिक्वेस्ट 1 पे जाएगी, कुछ की 2 पे आएगी। देन यू रिफ्रेश, तो सर्वर 1 सर्वर 2 अपने आप चेंज होते रहेंगे। वो कभी 1 पे जाएगी रिक्वेस्ट, कभी 2 पे जाएगी। रियल टाइम में सेम होगी तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी रिक्वेस्ट किस सर्वर से आ रही है। लोड बैलेंसर का फंक्शन बताने के लिए मैंने 1 और 2 नाम रखा है। क्लियर एवरीवन? इज इट क्लियर? मंजू, चारू, शिवम क्लियर है?
इज इट क्लियर? फाइन। सो गाइस अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या आता है? ऐड मैंने इसलिए नहीं करा, मैंने बाद में ऐड करा है कि अगर हमारे पास एग्जिस्टिंग टारगेट ग्रुप है तो आप बाद में ऐड और रिमूव कैसे करोगे। कभी भी चीज ध्यान रखना, कोई भी चीज बनाते वक्त ऐड मत करना, फिर वो क्या होगा कि आपको सिर्फ वही चीज याद होगी, बनाते वक्त ऐड करना आता है, बाद में एडिटिंग कैसे करूं। तो आप पहले टारगेट ग्रुप बनाइए, देन ऐड द सर्वर और रिमूव द सर्वर। गॉट इट मंजू? तो हमें बाद में हमें इंफ्रा पे बना होना चाहिए कि हमें सपोज करिए सारी चीजें बनी हुई है मिलेंगी, तो आप ज्यादा से ज्यादा ट्रबल शूटिंग करो, क्योंकि नई चीज तो कोई भी बना लेगा। मैं कहता हूँ 10x10 की वॉल है, इसमें एक ग्लास की एक तरफ ग्लास लगा हुआ है 2x3 का, अब मैं कहता हूँ ये वॉल तोड़नी है, तो आप जब वॉल तोड़ोगे तो आप ध्यान रखोगे कि ये ग्लास का विंडो नहीं टूटनी चाहिए। लेकिन अगर मैं कहता हूँ एक नई वॉल बनाओ, इसको ऐसे बनाओ, इधर ग्लास की विंडो है, तो कभी वो विंडो टूटेगी नहीं, क्योंकि आप डिजाइन उसी हिसाब से लेके चलोगे। लेकिन एग्जिस्टिंग में मॉडिफिकेशंस में अदर चीजें भी हमारी फेल नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट आता है कि टारगेट ग्रुप के बाद हमारे पास आएगा यहां पर लोड बैलेंसर। तो नाउ आई एम यूजिंग अ लोड बैलेंसर। तो लोड बैलेंसर्स के दो पैनल्स होते हैं, एक होता है बैकएंड और एक होता है फ्रंट एंड। फ्रंट एंड यानी कि आपके इंटरनेट से ये आपका इंटरनेट है, आपके इंटरनेट से जो रिक्वेस्ट है वो लाइक आपने XYZ जो भी सर्च करा, तो आपके इंटरनेट से जो रिक्वेस्ट है वो सबसे पहले कहां पे हिट करेगी? आपके लोड बैलेंसर को हिट करेगी। इससे क्या होगा? आपके सर्वर सिक्योर हो गए। पहले क्या था? ट्रैफिक डायरेक्ट सर्वर को हिट कर रहा था, अब ट्रैफिक सर्वर्स पे जाएगा ही नहीं, अब ट्रैफिक किसको हिट करेगा? एंड लोड बैलेंसर equally distribute traffic to all connected servers in a target group। अब लोड बैलेंसर क्या करेगा? लोड बैलेंसर इस ट्रैफिक को रीडायरेक्ट कर देगा टारगेट ग्रुप, एंड टारगेट ग्रुप में जो भी सर्वर्स कनेक्टेड है उसके हिसाब से टारगेट ग्रुप क्या करेगा? रिक्वेस्ट, यानी कि जो भी सर्वर फ्री होगा वो सर्वर्स रिक्वेस्ट कर देगा जिसने भी इंटरनेट से हमें रिक्वेस्ट भेजी है। गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? सिनेरियो क्लियर हुआ? इससे क्या हो रहा है कि लोड बैलेंसर पे, यानी कि हमने एक रिसेप्शन एरिया बना दिया है, अब बाहर से कोई आ रहा है या आप बैंक में गए हो, वो रिसेप्शन पे रुक गया है, यानी कि पब्लिक रिक्वेस्ट मेरी यहीं पर ही स्टक हो गई, अब यहां से नई रिक्वेस्ट जनरेट होकर अंदर गई है मैनेजर्स के पास। अब मैनेजर ने जो बोला है उसने आके इसको यहां पर डिलीवर्ड। तो पहले क्या था? पहले वाले सिनेरियो में डायरेक्ट सर्वर पे ट्रैफिक जा रहा था, तो अटैक्स। अब अटैक्स आएंगे तो वो कहां पर आएंगे? लोड बैलेंसर पे तो कोई डेटा ही नहीं है हमारा, लोड बैलेंसर पे ना तो वेबसाइट है ना मेरा डेटा है, क्योंकि वो कहां पर है? वो तो सर्वर्स पर है। सर्वर से आगे भी अगर मैंने स्टोरेजेस लगा रखे हैं तो वो स्टोरेजेस पर है। तो दिस इज अ हायरार्की। So how to create? So in a in a AWS, there's a 3 types of load balancers। पहले थे 4 टाइप्स के। तो जब सबसे पहले आया था AWS, तो क्लासिक लोड बैलेंसर था। तो क्लासिक लोड बैलेंसर इट वर्क एज एप्लीकेशन और सम नेटवर्क, ये दोनों की तरह काम करता था। अब जब आया है तो अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एक्सटेंड हो गई तो उन्होंने क्या करा? एप्लीकेशन लोड बैलेंसर अलग से बना दिया कि आप HTTPS के बेस पे, और एक नेटवर्क लोड बैलेंसर अलग से बना दिया। तो नेटवर्क लोड बैलेंसर आपको खुद से करना है, अगर आप नहीं कर पाएंगे तो मैं आगे जाके कराऊंगा। देन एक और इन्होंने अभी रिसेंटली 7-8 महीने पहले एड ऑन करा है, गेटवे। गेटवे लोड बैलेंसर इन्होंने अभी रिसेंटली ऐड ऑन करा है, तो इसको अभी हमने कोर्स में ऐड ऑन नहीं करा है। तो आपके लिए यहाँ पर 2 है। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर मैं आपको बताऊंगा, नेटवर्क लोड बैलेंसर आपको खुद से करना है, नहीं होगा तो मैं आपको करा दूंगा।
तो लास्ट टाइम मैंने एक टॉपिक आपको दिया था ट्रांजिट गेटवे, आज दे रहा हूं नेटवर्क लोड बैलेंसर, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। दोनों लोड बैलेंसर में हार्डली 5% का डिफरेंस है, इसलिए मैं आप लोगों को खुद से करने के लिए बोल रहा हूं। टॉपिक दिया हुआ है मैंने, ये करना खुद से है, कुछ चीजें आउट ऑफ सिलेबस बता रहा हूं, आप वर्किंग हो इसलिए आपको रिक्वायर्ड है। तो नाउ गाइस आई एम यूजिंग एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। एक चीज ध्यान रखना, क्लासिक लोड बैलेंसर के लिए टारगेट ग्रुप वगैरह ये सब जरूरत नहीं होती। तो बेसिक और AWS ने इसको विड्रॉल भी कर लिया है, यानी कि अब ये यूज में नहीं है, क्लासिक वाला यूज में नहीं है, बट वहां पे ऑप्शंस लिखा आता है कि आप टेस्टिंग वगैरह करना चाहते हो तो कर सकते हो, और ये अभी 1 साल पहले विड्रॉल करा है। तो नाउ गाइस कि अब हाउ टू क्रिएट अ लोड बैलेंसर। अब जब आप लोड बैलेंसर करेंगे तो लोड बैलेंसर के अंदर सबसे पहला पॉइंट आएगा कि आपको टारगेट ग्रुप सिलेक्ट करना पड़ेगा। सो लोड बैलेंसर बनाने से पहले आपका टारगेट ग्रुप बना हुआ होना चाहिए। सो नाउ हाउ टू क्रिएट अ लोड बैलेंसर, एंड जस्ट गो टू द पोर्टल, एंड यहीं पर ही ऑप्शन देखिए, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है लोड बैलेंसर। नाउ द क्रिएट अ लोड बैलेंसर, यू कैन सी द एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, नेटवर्क लोड बैलेंसर एंड गेटवे, और नीचे आपके पास आ रहा है क्लासिक प्रीवियस जनरेशन लिखा हुआ आ रहा है इस पे। क्लियर? तो अगर आप करना चाहते हैं कर सकते हैं, अदरवाइज मेरे यूट्यूब चैनल पे इसकी वीडियो मैंने डाली हुई है, क्योंकि अब यूज नहीं होता तो मैं बताता नहीं हूँ, और अगर आप करके देख लेना नहीं होगा तो अगर आप कहोगे तो मैं ये भी करा दूंगा आप लोगों को। नाउ सो आई एम जस्ट क्लिक, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है द डिफरेंस बिटवीन एप्लीकेशन एंड नेटवर्क लोड बैलेंसर। ये क्वेश्चन आप लिख लो, और व्हाट इज गेटवे लोड बैलेंसर। तो इनके क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे नेक्स्ट वीकेंड चाहिए आपसे। तो नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन अ क्रिएट, give the load balancer name is FLB, you can give the any name, application load balancer. Now there the two types of load balancer is available, one is internet facing or internal that means it's access in within a cloud only, LAN network पे, और एक है इंटरनेट फेसिंग। अगर मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इस वेबसाइट को एक्सेस करें तो कौन सा बनाए हम? Now guys we have created a internet facing, second IPv4, then select the zone. So select the zone, so यहाँ पे आप पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है, select list 2 availability zone and 1 subnet per zone. The load balancer route traffic to the target in this availability zone only. So आप अगर लोड बैलेंसर बना रहे हैं तो आपको 2 जोन लेने पड़ेंगे। क्लियर? ये अब बनेगा मल्टी जोन इंफ्रा, पहले मल्टी जोन इंफ्रा नहीं बन रहा था। पहले हमारा मल्टी जोन VPC था, बट इंफ्रा क्या था, वो सिंगल जोन ही था, क्योंकि वहां पर हम फेल ओवर नहीं दे रहे थे, यहां पर फेल ओवर दे रहे हैं। अब पॉइंट आता है सिक्योरिटी ग्रुप, एंड सिलेक्ट एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप। लिसनर की ट्रैफिक कहां पर आएगा और कहां पर रीडायरेक्ट होगा। सो नाउ द ट्रैफिक कम्स फ्रॉम पोर्ट नंबर HTTP 80 एंड वेयर इज रीडायरेक्ट एंड माय टारगेट ग्रुप। तो मैंने यहां पर अपना टारगेट ग्रुप सेलेक्ट कर लिया जो मैंने बनाया था माय बैकएंड सर्वर, कि लोड बैलेंसर पे अगर कोई भी ट्रैफिक आ रहा है तो पोर्ट नंबर 80 के थ्रू यहां पे जाए। आप चाहो तो कस्टमाइज पोर्ट भी यहां पे एग्जीक्यूट कर सकते हो बैकएंड के अंदर। नाउ क्रिएट लोड बैलेंसर। क्लियर एवरीवन हाउ टू क्रिएट लोड बैलेंसर्स? अब गाइस यहां पे एक चैलेंज और आएगा, पहले से टारगेट ग्रुप बनाना पड़ेगा, उसके बाद लोड बैलेंसर आएगा। हाँ बनेगा नहीं ना लोड बैलेंसर के अंदर, पहले ही लोड बैलेंसर देगा फिर टारगेट ग्रुप दे देता है सिचुएशन के हिसाब से। नहीं वो सीक्वेंस दे रखा है वो ठीक है, बट जब आप क्लासिक लोड बैलेंसर बनाओगे तो उसमें टारगेट ग्रुप चलेगा नहीं। मैंने बोला ना पहले के हिसाब से क्लासिक में टारगेट ग्रुप का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अब है तो आपने अभी के हिसाब से बनाया। गाइस ये लैब क्लियर नहीं होगी तो नेक्स्ट वीकेंड वाली लैब क्लियर नहीं होगी, क्योंकि इसके आगे मैं अभी ऑटोमेशन ऐड करूंगा, ऑटो स्केलिंग। उसके लिए जितना हमने डे 1 से लेके अब तक पढ़ा है ये सब आना चाहिए आपका। Why I am using auto scaling, उसका रीजन भी मैं बता दूंगा। अभी तो मैं आपको एक एरर दिखाऊंगा, यहाँ पे एरर नहीं मतलब कुछ बताऊंगा। तो गाइज यहाँ पर एक लोड बैलेंसर मैंने बना दिया है। अब पॉइंट यहाँ पर आता है, नहीं यहाँ पे सिर्फ वो पोर्ट नंबर 80 यूज करा है, वो बाय डिफॉल्ट ले रहा है। अगर आप अगर आप कस्टमाइजेशन लेना चाहते हैं तो आपको फिर सारी जगह चेंज करना पड़ेगा। लाइक आपने पोर्ट नंबर 9000 अलाउड कर दिया,
तो आपको वेब सर्वर्स के अंदर भी पोर्ट नंबर 9000 अलाउड करना पड़ेगा उसके लोकल फायरवॉल में, ठीक है, क्योंकि सारी जगह वो पोर्ट्स अलाउड करना पड़ेगा ना। सिंपल सा है मंजू, अगर आपने अपना मोबाइल नंबर चेंज कर लिया तो आप अपने सारे रिलेटिव्स को नया नंबर दोगे या नहीं दोगे? तो यही पोर्ट नंबर है। तो एग्जाम्पल सही लगा हो तो यार थैंक यू बोल देना। रियल टाइम तो रिलेटेड एग्जाम्पल देने में मुझे कुछ ज्यादा मजा आता है, इसलिए मेरी ट्रेनिंग की वीडियो देखेंगे ना तो सबसे ज्यादा एग्जाम्पल किचन पे चलते हैं। चलिए, तो लैब डन हो गई, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगी। मैं वो क्वेश्चन चाहता हूँ कि आपसे आए। अब आपको वेबसाइट एक्सेस करनी है। चलिए, तो क्वेश्चन मिराज का होगा, नहीं चारू का है। या चारू बताइए। चारू बैकएंड पे क्या हुआ? चारू आपकी वॉइस नहीं आ रही। सर कौन सी स्टेप पे आप सर्वर्स ऐड करेंगे बैकएंड पे, क्योंकि अभी बैकएंड पे सर्वर्स एडेड नहीं है। ऐड हो तो गए थे। टारगेट ग्रुप जब बनाया था तो उसके बाद मैंने सर्वर ऐड करे थे। ये देखिए यहाँ पर, आप शायद मिस कर गए हो। आई एम जस्ट गो टू इन टारगेट ग्रुप एंड क्लिक ऑन टारगेट ग्रुप। तो यहाँ पर मैंने क्लिक करा था रजिस्टर्ड टारगेट, तो ये देखिए सर्वर ऐड कर दिए थे मैंने। अच्छा, ओके, क्लियर द पॉइंट? ओके सर। लिखा आ रहा है 2 टारगेट्स। फिर ऐड इंक्लूड, यानी कि रजिस्टर्ड टारगेट करेंगे। आप जो भी सर्वर्स है उनको सिलेक्ट कर लेना, ठीक है ना। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, इंक्लूड एज पेंडिंग। क्लियर? और देन तब जाके रजिस्टर्ड टारगेट का ऑप्शन आएगा। रिमूव करना है तो आप रिमूव भी कर सकते हो, फिलहाल मैं रिमूव नहीं कर रहा हूं। अब गाइस ये हो गया लैब कंप्लीट। अब आता है टेस्टिंग की बारी। तो टेस्टिंग की बारी है। तो नाउ आई एम शेयर अ यूआरएल। जब भी आप लोड बैलेंसर बनाएंगे तो ये अब आईपी नहीं देगा, ये आपको क्या देगा, एक यूआरएल जनरेट देगा। तो यानी कि अब आपको वेबसाइट किसके थ्रू करनी है, यूआरएल। आईपी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो आपने शायद नहीं करा है, मैंने यहाँ पे एक गैप छोड़ा हुआ है। गैप छोड़ने का रीजन है, यहाँ भी कुछ और फिट करूंगा, बट अगर आप लोगों के एंड से क्वेश्चन आया वो तो, और नहीं अगर आपने तो मैं स्किप करके निकलूंगा। तो भैया तुम्हें क्वेश्चन पूछना चाहिए, यहाँ पर बनता है क्वेश्चन। क्वेश्चन बनेगा अपने आप ही, मेरे हिसाब से तो बनना चाहिए। नाउ कि आई एम जस्ट क्लिक ऑन ऐप। तो अब हम जो है ना ये एंड पॉइंट जनरेट करा है। ये जो एंड पॉइंट है ना जिसको हम यूआरएल बोलते हैं, तो ये जो एंड पॉइंट जनरेट हो रहा है डीएनएस नेम वाला और ये वाला, तो ये डीएनएस वाले नेम से आप वेबसाइट एक्सेस करोगे। तो आई एम जस्ट क्लिक एंड शेयर विद यू। और बताइए गाइस, तो पहले हम जाते हैं सिंगापुर, वहां देखते हैं वहां हमारी वेबसाइट एक्सेस हो रही है नहीं हो रही। तो एक बंदा सिंगापुर में बैठा हुआ है, चैट का ऑप्शन कहाँ गया, तेरा। तो भाई सिंगापुर वाले भाई, नहीं सॉरी ऑस्ट्रेलिया में हो, ये यूआरएल पेस्ट करना मंजू और बताना एक्सेस हो रहा है नहीं हो रहा। एंड नाउ शेयर विद यू गाइस, आप लोगों को भी चैट बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ, प्लीज कॉपी और पेस्ट करके बताइए कि आपके पास वेबसाइट एक्सेस हो रही है या नहीं हो रही। नाउ मैं अपने पास पेस्ट कर रहा हूँ। तो मेरे पास कौन सा सर्वर आ रहा है, लेट्स सी कि मेरी जो रिक्वेस्ट है लोड बैलेंसर सर्वर। हाँ, तो मेरे पास सर्वर 2 पे मेरी रिक्वेस्ट जा रही है। गाइस आप लोगों के पास किस सर्वर पे गई है, चारू, शिवम, मंजू? नाउ रिफ्रेश, कभी 1 पे कभी 2 पे, कभी 1 पे कभी 2 पे। दिस इज अ वर्क ऑफ लोड बैलेंसर। अगर मेरा सर्वर कोई क्रैश भी हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली दूसरे सर्वर पे मेरी रिक्वेस्ट को रिडायरेक्ट कर देगा। अगर रियल टाइम में सेम वेबसाइट कर देता तो आपको पता ही नहीं चलता कि किस सर्वर पे जा रहा है। मेरा मुंह देख के भाग गए, मुझे लग रहा है। नहीं, क्वेश्चन ये नहीं है। क्वेश्चन मेरा ये था कि मान लो रियल सिनेरियो में अगर मैं कर रहा हूँ एक्सेस, तो मुझे तो कैसे पता चलेगा 1 और 2 वेबसाइट है, और दोनों डेटा सेम है, लेकिन मुझे बाहर सर्वर पे यूजर्स को दिखाना है मेरे एंड पे ठीक चल रहा है, अंदर से कितनी आग लग रही हो उससे तुम्हें मतलब नहीं है, तुम अपना काम करो। तो वो मैं क्लेरिफाई कैसे करूंगा? तो ये यहाँ पे हो गया ना कि यहाँ सेम अगर होगी, मिरर कॉपी होगी, डेटा भी सेम हुआ, सारी चीजें होगी, तो यूजर्स को ना पता ही नहीं लगेगा ना भाई। तो सर वो हम कैसे करेंगे? ये तो हम
बताया ना, हमने अलग अलग बैलेंसर बना रखा है, तो दोनों तरफ डेटा भी सेम रखना पड़ेगा ना। तो सेम बनाएंगे ना, अच्छा, इंफ्रा उस टाइप का बनाएंगे। मैंने तो ये वाला दिखाने के लिए अलग अलग वेबसाइट है। अगर मैं दोनों तरफ भी लिख देता वेलकम टू माई इंडिया वेब सर्वर 1, तो फिर पता चलता। फिर गाइस प्लीज रिफ्रेश और रिप्लाई। शिवम रिफ्रेश करिए तो 2 भी आ जाएगा। देखिए अगर आप विंडोज पे करेंगे तो विंडोज पे इतनी जल्दी वेबसाइट चेंज नहीं होगी, क्योंकि वो ग्राफिक्स पे है, तो आइडियल टाइम 3 to 4 मिनट्स का ले जाता है। ये आप सर्वर डाउन करोगे तब जाके चेंज होगी। लेकिन ये लिनक्स पे टेक्स्ट में है, ग्राफिक्स नहीं है, इसलिए ये इतनी जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है। लेकिन सर रियल सिनेरियो में तो मोस्टली लोग यूजर ग्राफिक्स पे यूज करते हैं। सर्वर डाउन होगा तो इमीडिएटली मूव हो जाएगा। अच्छा, यहाँ तो हम ऐसे नहीं पता चलेगा, जिसका 1 पे चल रहा है 1 पे चलता रहेगा, जिसका 2 पे चल रहा है चलता रहेगा। हाँ वो उस पे चलता रहेगा ना भाई। लोड बैलेंसर कब करेगा? जब ये चीज डाउन हुई है। सिंपल सा है, आज आपने 2 दरवाजे है तो अब 2 रोड्स है, तो अब एक रोड में प्रॉब्लम है तो आप सेकंड रोड का यूज करेंगे। क्लियर गाइस? मंजू इज इट क्लियर? अब यहां पर पॉइंट आता है क्वेश्चन। क्वेश्चन बनता है या नहीं बनता? क्वेश्चन बनता है ना, वो अपनी क्या छोड़ी जाए। ये इतना बड़ा यूआरएल याद कौन रखेगा? दूसरा, कस्टमर्स को तुम ये यूआरएल देंगे नहीं, क्योंकि ये एग्जिट लोकेशन बता रहा है कि आपके सर्वर्स कहां पर हैं। 1 और 2 पे नहीं 1 और 2 तो आ ही नहीं रहा यहाँ पर। आपने लोड बैलेंसर बनाया है FLB, जिसकी लोड बैलेंसर आईडी क्या है? ये है AP South 1 ELB.Amazon, यानी कि आपने Amazon क्लाउड पर लोड बैलेंसर बना रखा है, उसके थ्रू आप वेबसाइट एक्सेस कर रहे हो। मैं इसको सिक्योर करना चाहता हूं, मैं नहीं चाहता कि मेरे क्लाउड की इंफॉर्मेशन जाए। गाइस गॉट इट द पॉइंट? अब इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम यहां पर एक और भाई को लेके आएंगे बीच में, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं चाहता कि मेरी रिक्वेस्ट डायरेक्ट लोड बैलेंसर पे जाए। चलिए, तो किसी का क्वेश्चन आया, पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। शिवम चारू, एनी क्वेश्चन? चेंज होता रहेगा ये डियर, अगर आप सेम बना लेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, तभी मैंने रिफ्रेश करने के लिए बोला आपको। लोड बैलेंसर का वर्क बता रहा हूं। पहले जो आप कर रहे थे उसमें 2 अलग अलग यूआरएल आपको यूज करने पड़ते हैं, अब नहीं करना। आप 100 सर्वर्स लगा दिए ना, किसी के पास 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, वो इस तरीके से आपकी रिक्वेस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेगा सब पे एक साथ। अब अगर आपकी 2 लाख रिक्वेस्ट है और एक सर्वर की कैपेसिटी 1 लाख है, तो क्या करेगा? 1 लाख दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, आपके इंफ्रा को डाउन नहीं होने देगा। अब पहले हम आते हैं यहाँ पे कि मुझे इस लोड बैलेंसर के यूआरएल को, सो गाइस नाउ वी हैव ऐड हियर इन डीएनएस। मैं नहीं चाहता कि, मैं चाहता हूं कि मेरी जो वेबसाइट है वो मेरे डोमेन नेम से एक्सेस हो। किसके थ्रू एक्सेस हो? डोमेन नेम। तो नाउ डोमेन नेम सर्विस को यहां पर कॉल करा जाता है रूट 53। अब मैं क्या करूंगा? नाउ आई एम बाय डोमेन फ्रॉम गोडैडी। सबसे पहले मैं क्या करूंगा? बाय डोमेन। आप कहीं से भी अपना डोमेन बाय करो, और देन आपको क्या करना है? रजिस्टर्ड डोमेन। आपको डोमेन क्या करना है? रजिस्टर्ड करना है इन AWS ROUTE रूट 53। फिर आपको अपना डोमेन क्या करना है? रजिस्टर्ड करना है। उसके बाद क्रिएट इलियास रिकॉर्ड, और उसके बाद आपको इलियास रिकॉर्ड। इलियास रिकॉर्ड का मतलब है कि अगर आप किसी आईपी से नेम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए होस्ट रिकॉर्ड होता है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा डीएनएस पढ़ना पड़ेगा खुद से। और अगर आप नेम टू नेम करते हैं तो इलियास रिकॉर्ड। तो यहाँ पर ये यूआरएल है इज अ नेम, और यहाँ पर डोमेन नेम है। तो मैं डोमेन नेम के थ्रू अपनी वेबसाइट एक्सेस करना चाहता हूँ। तो नाउ कि मैं क्या करूंगा कि अब मेरी जो रिक्वेस्ट है ना, अब वो किस तरीके से, मैं लोड बैलेंसर को भी सिक्योर करना चाहता हूं। तो नाउ कि अब मैं चाहता हूं कि मेरा ट्रैफिक इस तरीके से रिडायरेक्ट हो कि किसी यूजर ने सर्च करा लाइक कि दिस इज अ यूजर, ये एक यूजर है, एंड नाउ दिस यूजर इज ऑल्सो कनेक्टेड विद इंटरनेट। नाउ यू कैन सर्च www.viratviratacademy.com।
अब जब आपने viratacademy.com सर्च करा, कोई भी आपकी एक रिक्वेस्ट जनरेट हुई, तो नाउ कि ये रिक्वेस्ट सबसे पहले यहाँ से इंटरनेट पे जाएगी, इंटरनेट से ये रीडायरेक्ट होगी जहां से आपने डोमेन लिया। डोमेन अब चेक करेगा कि यार ये रिक्वेस्ट आ रही है, कहां पर भेजनी है, ये जहां पे रजिस्टर्ड है उस जगह भेजेगा। लोड बैलेंसर भी कहेगा ये मेरे पास नहीं है, मैं आगे इसको रीडायरेक्ट कर देता हूँ। अब रीडायरेक्ट करा तो यहाँ पर अब क्या है, जो भी सर्वर फ्री होगा रिक्वेस्ट वहां पे चली जाएगी। तो अब देखिए कि आपका लोड बैलेंसर भी सिक्योर हो गया, टारगेट ग्रुप, यानी कि इस इंफ्रा की इंफॉर्मेशन बाहर कहीं भी जा ही नहीं रही है। तो दिस इज द इंटायर क्लाउड। अब आप जो वेबसाइट एक्सेस करेंगे www.viratacademy.com के नाम से करेंगे। तो नाउ कि मैंने ऑलरेडी ये डोमेन बाय करा हुआ है, अगर आपके पास डोमेन नहीं है तो आप यहां तक छोड़ दो, या आप एक डोमेन बाय करो, आपको 400 to 500 में डोमेन मिल जाएगा 1 ईयर के लिए, क्योंकि आगे आने वाले 2-3 टॉपिक्स के लिए मैं डोमेन नेम यूज करूंगा, या फिर मैं इसको स्किप कराता, बट मैं सोचा हूं कि करा ही देते हैं, स्किप कराने से कोई फायदा नहीं है। तो नाउ आई एम जस्ट गो टू द GoDaddy, लॉगिन करता हूं सबसे पहले, एंड नाउ साइन इन। तो गाइस यू कैन जस्ट बाय द डोमेन फॉर एनीवेयर, बट हाउ टू रजिस्टर्ड वो मैं आपको बता दूंगा यहाँ पर। एक मिनट, मुझे अब देखना पड़ेगा पासवर्ड क्या है इसका, क्योंकि तो सिस्टम फॉर्मेट हुआ है ना, तो सारे के सारे पासवर्ड भी। इसीलिए सर मैंने क्लोनिंग बना के रखा है सिस्टम में। एसएसडी के अंदर ओएस डाल रखा है, बाकी सब डेटा वन टीम। तभी मैं एसएसडी ले रहा हूँ, एक क्लोनिंग बना के रखता हूं और महीने पे। नाउ गाइस साइन इन, सो आई एम जस्ट लॉगिन विद, सो यहाँ पर गया और माय प्रोडक्ट। सो मेरे पास 2 डोमेन्स हैं मेरे, एक मेरा पेरेंट डोमेन्स है जो कि iccpinfotech.com है, जो कि 2027 तक रिन्यू है, और दिस इज अ विराट अकेडमी। सो विराट अकेडमी के नाम से मैं एक बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूँ जल्दी, बेटे के नाम पे एक ट्यूशन अकेडमी ओपन करना चाह रहा हूँ, 1st क्लास to 12th क्लास तक की। तो एक अकेडमी प्लान कर रहा हूँ और ये आईटी की है। तो नाउ गाइस कि अब आपने जब डोमेन ले लिया, तो आपको क्या करना है, जो भी डोमेन नेम आपने लिया, नाउ कॉपी द नेम, और अब आपको क्लाउड पे आके यहाँ पे सर्च करना है रूट 53। तो व्हाट इज रूट 53? नाउ स्टार कर देता हूँ, तो स्टार करते ये शॉर्टकट बन के मेरे पास आ जाएगा। नाउ क्लिक ऑन रूट 53, एंड देन रूट 53 में आने के बाद आपको क्या करना है, रजिस्टर्ड करना है। तो आप चाहें तो डोमेन यहां से भी खरीद सकते हैं, बट मैं चाहूंगा कि आप यहां से ना खरीदें, क्योंकि फर्दर आपका क्लाउड का अकाउंट बंद हुआ तो डोमेन भी चला जाएगा। तो बेटर है कि आप GoDaddy से लें, तो आप किसी भी क्लाउड के साथ उसको यूज कर सकते हो। तो नाउ क्लिक ऑन एयर एंड होस्टेड जोन। अगर आप डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे, सो लाइक मैनेज ट्रैफिक और रजिस्टर्ड डोमेन आप यहां से ले सकते हैं, बट मैं आता हूं सबसे पहले मैनेज एंड क्रिएट होस्टेड जोन, यानी कि आप एक साथ मल्टीपल डोमेन ऐड कर सकते हो। तो नाउ गिव द डोमेन नेम। से यहाँ पे डोमेन नेम, लाइक जो मैंने डोमेन बाय करा है, जस्ट गिव द डोमेन नेम इज viratacademy.com। होस्टेड जोन में आना है। हाँ, होस्टेड जोन में। देन अब यहाँ पर आ रहा है कि प्राइवेट। अगर आपके पास डोमेन नहीं है तो भी मैं बता रहा हूँ फ्री वाला इलाज, आप क्या करना, सेम वीपीसी पर एक विंडोज की मशीन और बना लेना, यानी कि 2 मशीन आपने बना ली लोड बैलेंसर के साथ, एक मशीन को लोड बैलेंसर मत बनाना। अब आप नहीं, अब यहां पर आप कोई भी डोमेन नेम ऐड कर देना अपने नाम का xyz.com, और आप उसको प्राइवेट ले लेना। तो आप क्या करेंगे, जो तीसरी मशीन बनाई है उस पे अंदर से जाके अगर आप उस डोमेन का नाम डालोगे तो वो एक्सेस हो जाएगी, बट वो लैन पे। उस केस में आपको अपना लोड बैलेंसर भी प्राइवेट बनाना पड़ेगा। 2 आ रहे थे ना, एक इंटरनेट फेसिंग और एक इंटरनल, तो उस केस में आपको पूरा प्राइवेट बनाना पड़ेगा। यही पूछने वाला था कि इंटरनल ये क्यों है। तो ये प्राइवेट ही है, विद इन लैन, विद इन क्लाउड। ज्यादा यूज नहीं है, तो मैं इसलिए आपको पब्लिक पे लेके जा रहा हूँ कि वर्ल्ड वाइड एक्सेस हो। सो नाम सिलेक्ट अप पब्लिक, क्योंकि जब आप प्राइवेट करेंगे तो नीचे आपसे पूछेगा भी कि किस वीपीसी के लिए बना रहे हो आप, तो आपको पर्टिकुलर नेटवर्क, पर्टिकुलर रीजन, सारी चीज सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो मैं पब्लिक पे आया एंड क्रिएट होस्टेड जोन, सिंपल सा नेम डाला और क्रिएट होस्टेड। अब मुझे क्या करना है कि जब आपके होस्टेड जोन हो जाएंगे तो आपका डोमेन तो यहाँ रजिस्टर्ड हो गया। अब अगर रूट 53 पर ट्रैफिक कहां से आ रहा है, डोमेन से, तो दिस इज अ नेम सर्वर। ये 4 नेम सर्वर्स आपको वहां पर अपडेट करने पड़ेंगे जहां से आपने डोमेन लिया है।
तो लाइक आई एम जस्ट कॉपी दिस नेम सर्वर एंड मैंने जो डोमेन लिया था मैंने आई एम जस्ट बाय द डोमेन इन अ GoDaddy. नाउ क्लिक ऑन द DNS. GoDaddy के DNS के अंदर गया गाइस. Then name servers and change name servers. I will use on and paste. यहां पर आपको अपना डोमेन जो नेम सर्वर्स है वो चारों नेम सर्वर्स 1 by 1 अपडेट करने हैं. एक चीज ध्यान रखना, लास्ट में डॉट मत लगाना, अदरवाइज इट गिव यू द एरर, क्योंकि डॉट से वो आपको रूट. एक और क्वेश्चन में आप देखता हूं, हाउ मेनी DNS सर्वर इन वर्ल्ड वाइड, कितने DNS सर्वर्स हमारे पूरे वर्ल्ड में, कोई बताएगा? वर्ल्ड में कितने DNS सर्वर होंगे मोहित? अंदाजन तो गाइस पूरे वर्ल्ड के अंदर जो DNS सर्वर्स हैं ओनली 13 सर्वर्स हैं पूरे वर्ल्ड में. .com .org यही तो डोमेन्स हैं, ये बाकी तो नेम सर्वर्स हैं. अदर इज नेम सर्वर. और शायद अब शायद 14 हो गए हैं, बट अभी तक तो 13 ही थे. तो गाइस नाउ अपडेट, यानी कि अब GoDaddy से कोई भी रिक्वेस्ट आएगी तो डोमेन तो GoDaddy से लिया है, अब वो रिक्वेस्ट यहाँ पर इन नेम सर्वर्स पे भेज देगा. और ये नेम सर्वर्स किसके हैं? रूट 53 के. यानी कि यहां से क्या है कि मैं इस डोमेन के राइट्स अपने पास ट्रांसफर कर रहा हूं. तो अब मुझे अगर DNS से रिलेटेड, डोमेन से रिलेटेड कुछ भी काम करना है तो मुझे GoDaddy पर आने की जरूरत नहीं है, मैं रूट 53 में ही बैठ के कर सकता हूं. और अगर आप ये नहीं करते हैं तो आप डायरेक्ट डोमेन उस URL को GoDaddy में भी ऐड कर सकते हैं. बट अगर मैं क्लाउड यूज कर रहा हूं तो व्हाई आई एम गोइंग GoDaddy. तो मैंने क्या करा, अपना जो डोमेन बाय करा था मैंने यहां से रीडायरेक्ट कर लिया. या आप अगर वहां से डोमेन रजिस्टर्ड करोगे तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी. तो नाउ क्लिक ऑन सेव. तो इसको अपडेट होने में गाइस वैसे तो 48 आवर्स देता है, बट विद इन 5 to 10 मिनट्स में ये अपडेट हो जाता है. Clear guys? Buy the domain name and registered in root 53. Is it clear? Please reply. Domain name buy करा है, buy domain then register domain in AWS root 53. ये दो ऑप्शंस करें. अब उसके बाद मैं करूंगा क्रिएट अ इलियास रिकॉर्ड. और जब आप इलियास रिकॉर्ड करेंगे तो ये पता है क्या पूछेगा आपसे कि आप किस डोमेन के साथ इस नेम को मैप करना चाहते हो, यानी कि आपका जो ये URL का ट्रैफिक है ये कहां पर रीडायरेक्ट करे. तो अब आप चाहते हैं www.viratacademy.com पे जाए या uk.viratacademy जाए या us.viratacademy जाए. जितने नाम आपको बनाने, जितने URL इस वेबसाइट के बनाने उतने आप क्रिएट कर सकते हो. वो तो अपने आप लेगा ना, अपने आप कुछ नहीं लेगा, सब हम बनाएंगे. हमारा काम तो उसको दिखाना होगा, दिशा जाएगा तो खुद ही ना, जाएगा तो खुद ही, बस बताएंगे तो हम. भाई रास्ता तो हम ही देंगे. दे तो दिया आपने, चारों डोमेन डाल दिया. अभी रजिस्टर्ड करा है, रास्ता थोड़ी ना दिया है, अब देंगे. ये देखो तीसरा, क्रिएट इलियास रिकॉर्ड. मंजू क्लियर है? कह रहा हूँ सर अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है क्लाउड है. अब आ रहा है, आप गाइस इंटरेस्टिंग लग रहा है थोड़ा बहुत. अब सोचो कि यहाँ पे अगर मैं कस्टम VPC और डाल देता तो कितना लेंथी बन जाता. कोई नहीं, मजा आपको कल वाले लैब में आएगा. कल मतलब नेक्स्ट वीकेंड आएगा मजा. तो ये तो अभी बच्चों वाला है. इसके बाद जो मैं करने वाला हूँ तुम्हें भी हंसी आएगी कि सर ये क्या करा. तो गाइस हाउ टू क्रिएट इलियास रिकॉर्ड. तो सिंपल सा है. अब आपको जितने मर्जी रिकॉर्ड्स बनाने हैं, लाइक आई एम जस्ट कम टू हियर क्रिएट रिकॉर्ड. मैं चाहता हूं मेरी वेबसाइट एक्सेस हो www.viratacademy.com के नाम से. नाउ इनेबल द इलियास रिकॉर्ड इन रीजन. मुंबई रीजन में मैंने यानी कि एप्लीकेशन लोड बैलेंसेस बनाया है. किस रीजन में बनाया है? मुंबई रीजन में या सिंगापुर. आपको लोकेशन भी तो बतानी पड़ेगी कहां पर है सर्वर्स आपका. एंड नाउ सिलेक्ट लोड बैलेंसर. तो यहाँ पे लोड बैलेंसर का नाम अपने आप आ जाएगा एंड क्रिएट या क्रिएट. एंड मैं चाहता हूं MANJU manju.viratacademy.com ओपन हो. आप जितने मर्जी नाम अब यहाँ पे दे सकते हो, सब डोमेन क्रिएट कर सकते हो सेम. तो मैंने दो नाम बना दिए. www.viratacademy.com से भी यही वेबसाइट ओपन होगी और manju.viratacademy uk.virat यानी कि जीमेल आता है ना, us.gmail.com, india.gmail.com. तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने अलग अलग डोमेन ले रखे हैं.
तो गाइस जब भी इथिकल हैकिंग आप करते हो साइबर सिक्योरिटी, तो सबसे ज्यादा सिक्योर हमें अपना डीएनएस करना पड़ता है, क्योंकि डीएनएस से एक्चुअल मैपिंग पता लगती है हमारी कि कहां पर हमारा, अगर डीएनएस हैक हो गया तो फिर सारी इंफॉर्मेशन आपकी लीक हो जाएगी। नाउ क्रिएट रिकॉर्ड। तो गाइस आफ्टर 2 मिनट्स के बाद हम नेम से चेक करेंगे। अब ये आपकी फाइनल लैब कंप्लीट हो गई है कि अब आप डोमेन नेम से एक्सेस कर सकते हो, और आप लोग वेबसाइट डोमेन नेम से एक्सेस करते हो, बट बैकएंड प्रोसेस पूरा इतना लंबा है। बट सिनेरियो क्या कहता है? सिनेरियो ये कहता है कि हम इंडस्ट्री में इसको यूज ही नहीं करते। गाइस ये हम इंडस्ट्री में यूज नहीं करते। कहते फिर सर पढ़ाया क्यों? अब इसको मैं कहता हूं कि मैं यूज नहीं करूंगा कभी भी। रीजन क्या है? प्रॉब्लम्स। इस नेटवर्क में प्रॉब्लम्स क्या है? इस नेटवर्क में सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स निकल के आ रही है। पहले वाले में मैंने बता दी थी कि एक सर्वर्स है, रिक्वेस्ट नहीं है। अब यहाँ पे रिक्वेस्ट आ रही है कहां पर? बैकएंड पूल पे। यहाँ कितने सर्वर्स हैं? मेरी रिक्वेस्ट 3 लाख सर्वर्स को मैनेज कर सकती है। मेरी रिक्वेस्ट 5 लाख आ गई, क्या होगा? इमीडिएटली नए सर्वर्स ऐड कराने पड़ेंगे। एक सर्वर को ऐड करने में 15 मिनट लग रहे हैं, जब तक तो बैंड बच जाएगी इंफ्रा की। या मैं कहता हूं मेरी रिक्वेस्ट 50 लाख आ गई, क्या होगा? इंफ्रा फेल हो जाएगा। यस और नो गाइस? पहली प्रॉब्लम पता लग गई? गाइस गॉट इन माय पॉइंट? अब दूसरी प्रॉब्लम, मेरी रिक्वेस्ट 50,000 आ रही है, सॉल्व कर देगा ये? बट 50,000 रिक्वेस्ट को तो एक ही सर्वर रिजॉल्व कर सकता है। आपने कितने ऑन करे हुए हैं? कॉस्ट आ गई। इट्स अ प्रॉफिट और लॉस? चलिए अब मैं कहता हूं 3 लाख की रिक्वेस्ट आ रही है। रिक्वेस्ट भी कितनी है? 3 लाख है, और सर्वर भी कितने हैं? परफेक्ट चलेगा। अब प्रॉब्लम आती है कि चलते चलते एक सर्वर क्रैश कर गया XYZ रीजन से। अब क्या होगा? वो दोनों भी अपने आप चले जाएंगे, क्योंकि अब रिक्वेस्ट 3 लाख हो गई, सर्वर कैपेसिटी कितनी है? 50, यानी 150 रिक्वेस्ट हो गई। तो ये क्या, ये इंफ्रा चलेगा? क्लाउड से पहले यही इंफ्रा काम कर रहा था, तब सबसे ज्यादा सर्वर फील्ड के इश्यूज आते थे। जब से क्लाउड वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजीज आई है, जब से ये प्रॉब्लम्स खत्म होगी। मैं चाहता हूं, अभी मैंने क्या बनाया था? हाउ टू क्रिएट मल्टी जोन इंफ्रा। अब आएगा हाउ टू क्रिएट हाई एबिलिटी मल्टी जोन इंफ्रा। हाई एबिलिटी का मतलब है कि एट एनी कॉस्ट मेरा जितना मर्जी लोड बढ़े, मेरे सर्वर क्रैश नहीं होने चाहिए। यानी कि वी आर यूजिंग स्केलिंग, कि अगर मैंने सर लोड बढ़े तो यहां पर सर्वर्स भी मेरे अपने आप बनने स्टार्ट हो जाए, और अगर मेरा लोड डिक्रीज हो तो सर्वर्स भी अपने आप क्या हो जाएं, जो बने हैं वो रिमूव हो जाएं। और अगर मेरा सर्वर फेल्ड भी हो जाते हैं तो भी यहां पे क्या है, अपने आप सर्वर्स क्रिएट हो जाए। दैट मीन्स आई एम एडिंग ऑटोमेशन। लोड इंक्रीज हो रहा है, सर्वर्स अपने आप बन गए। 10 करोड़ आ गया तो 1000 सर्वर्स बन गए। क्यों? वो लोड बनने पर है ना, मैं कंडीशन डालूंगा ना कि सीपीयू यूटिलाइजेशन 80% है, देन सर्वर इज क्रिएट। लेस देन 80% है तो रिमूव। अब आपका 1 घंटे के लिए लोड आया है तो 1 घंटे के लिए सर्वर्स बन जाएंगे। अगर आपने नहीं करा तो आपका तो सर्वर क्रैश ही कर जाएंगे ना, वेबसाइट ही डाउन हो जाएगी, फिर तो कनेक्टिविटी चली गई ना। एवरीवन गॉट इन माय पॉइंट? तो वो लैब करने से पहले आपको ये लैब आनी चाहिए, और इस लैब को, उसको करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है जो अगली लैब होनी चाहिए। नाउ आपका वीपीसी क्लियर होना चाहिए, आपका ROUT रूट 53 का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, लोड बैलेंसर का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, CUS TOM कस्टम AMI का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, SECURITY सिक्योरिटी ग्रुप का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एंड 1 2 3 4 और क्या चीज है, INS TNC इंस्टेंस टाइप हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ये सारे टॉपिक्स हैं, यानी कि हमने जो पढ़े हुए हैं प्रीवियस टॉपिक्स, ये सारी चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। तो आपके पास 1 वीक है, नाउ यू कैन एग्जीक्यूट, कि आज तक जो भी लैब कराई है वो सारी की सारी चीजें आप करिए, क्योंकि अगले टॉपिक्स में ये सारी चीजें मैं 1 गो रिपीट करूंगा।
यानी कि एक ही साथ एक ही लाइव मास्टर प्रोजेक्ट होगा आपका। एक लैब में सारा वो ये लास्ट होगा। अब ये लास्ट नहीं होगा, उसके बाद EC2 और VPC खत्म हो जाएगा, देन वी हैव स्टार्ट टू स्टोरेज, क्योंकि फिर स्टोरेज बनाना है, सर्वर्स के साथ कनेक्ट करना है, डेटाबेसेस बनाने हैं, RDS बनाने हैं, वो अदर चीजें आएंगी ना, फिर छोटी छोटी चीजें आएंगी। मतलब जो ये आप बता रहे हो 5 टॉपिक 6 टॉपिक, आप एक ही लैब में डिफाइन करोगे लास्ट टाइम कि भाई ये वो लैब होगी ही नहीं ना, ये सब मैंडेटरी है उसके लिए, ये बनी रह जाएगी फिर ये। बाद में डिलीट कर दो यार। हाँ जी, वो तो डिलीट का ऑप्शन बात की है, मतलब पहले ये बनी, ये होनी ही चाहिए, मतलब हाँ जी, ये होनी ही चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है। अब देखो ना, VPC किस लिए यूज कर रहे हैं? नेटवर्क के लिए, रूट 53 नेम से एक्सेस करने के लिए, लोड बैलेंसर लोड शेयरिंग के लिए, सिक्योरिटी ग्रुप प्रोटोकॉल के लिए, इंस्टेंस हार्डवेयर के लिए, तो ये सारी चीज तो मैंडेटरी है ना। कस्टम यार ये मैं भूल गया, आपने सही याद दिलाया मुझे। तो गाइस ये सारी चीज क्लियर होनी चाहिए, सो प्लीज डोंट मिस नेक्स्ट क्लास। क्लियर? इनफ फॉर टुडे। नोटपैड वाला बोलना। ऑटो स्केलिंग नीड टू ऐड, शिवम कल करेंगे भाई, आज कराना तो इतना बाउंस मारेगा ये। और नाउ ऑटो स्केलिंग के अकॉर्डिंग मैंने सेटअप बनाया है, ये जो इंफ्रा इसके अंदर ऑटो स्केलिंग ऐड नहीं हो सकती, उसके लिए इंफ्रा दूसरी टाइप का बनाना पड़ेगा। तो चारू, शिवम, इनफ फॉर टुडे। आज मिराज भी नहीं है, एक दो स्टूडेंट्स आज छुट्टी पर हैं, इधर ईश्वर भी नहीं है। या मैं शेयर कर दूंगा ये वीडियो, डोंट वरी। चलिए गाइस, थैंक यू, बाय बाय। तो नेक्स्ट वीकेंड मिलते हैं। और गाइस ये सारी लैब्स अवेलेबल भी हैं, तो अगर आपको वीडियोस नहीं मिलती हैं आपकी, तो आप वहां से गो थ्रू करें, क्योंकि आपको अगर क्लाउड क्लियर करना है तो मेरी 4 प्लेलिस्ट यूट्यूब पे बनी हुई है, आप चारों देखिए। मैंने वहां पर अलग अलग तरीके से चीजों को एक्सप्लेन करा हुआ और डिफरेंसेस बताए हुए हैं, क्योंकि जब भी मैं एक्सप्लेन, क्योंकि मैं कोई PPT यूज नहीं करता हूँ, तो मेरा क्या है ना, थोड़ा बहुत सिनेरियो चेंज हो जाता है, थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा चेंज हो जाता है। तो आप एक ही लेक्चर को 4 बार देख लेंगे ना, तो आपके लिए बेटर होगा। आगे आप लोगों की मर्जी है, नाउ आपसे रिलेटेड वीडियोस मैं शेयर कर दूंगा कल तक। ओके, चलेगा, थैंक यू, बाय बाय। सेशन ओवर कर, बिल्कुल चारू, करनी पड़ेगी प्रैक्टिस तो चलिए।